बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपर कोagulability हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोagulation होती है बॉडी में। ठीक है, कोagulation मतलब कि हमारे पास क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, और ये हमारे पास जो क्लॉट फॉर्मेशन होती है इसका जो पैटर्न होता है वो एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मल। तो अगर एबनॉर्मली क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, एक्सीड कर गई है, बहुत ज़्यादा क्लॉट बन रहे हैं बॉडी में, तो ये कंडीशन हमारे पास कहलाएगी हाइपर कोएगुलेबिलिटी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मेन ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो हमारे पास आर्टरीज, ठीक है जी, और वेन्स। मेन ब्लड आपके पास वेन्स और आर्टरीज में होता है। तो अगर वेन में हमारे पास कोएगुलेशन होगी तो इसके नतीजे में जो कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आएगी वो हमारे पास होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या हमारे पास हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है जी। और इसी तरह आर्टरीज के रिलेटेड अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास स्ट्रोक है ब्रेन में, ठीक है, और इसके अलावा एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, आर्टरीज को इन्वॉल्व करेगी। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास पेरिफेरल इस्कीमिया, पेरिफेरल इस्कीमिया, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर किसी बंदे की बॉडी में हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो चुकी है। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले हमारे पास जो बातें मेन है वो ये हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिसकी वजह से हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो सकती है। तो सारी जो कॉजेज हैं वो मैं लिख देता हूँ, फिर हम उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हमारे पास हो सकता है कि अगर किसी बंदे की बॉडी में या कोई भी, एक्सक्यूज मी, हमारे पास हो सकता है कि पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क बढ़ सकता है कोएगुलेबिलिटी का। इसके अलावा अगर कोई बंदा स्मोकर है, स्मोकर, प्रेगनेंसी, ठीक है जी, उसके अलावा मैलिग्नेंसी, नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम। ठीक है जी। ये हमारे पास काजेज हैं जो कि हाइपर कोएगुलेबिलिटी काज करवा सकती हैं। अब हमारे पास हाइपर कोएगुलेबिलिटी काज करवाने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं विर्चू ट्राइएड। तो विर्चू ट्राइएड हमारे पास इसमें एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके पास करवा सकते हैं हाइपर कोएगुलेबिलिटी। कौन कौन से विर्चू ट्राइएड किन एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है? सबसे पहले हमारे पास एंडोथीलियल डैमेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है ब्लड स्टेसिस, ब्लड स्टेसिस की कंडीशन हो सकती है। और नेक्स्ट हमारे पास हाइपर कोएगुलेबिलिटी, ठीक है। तो एंडोथीलियल डैमेज, कल हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एंडोथीलियल डैमेज होगा, कल वाले लेक्चर में आप लोग देख लेंगे, तो हमारे पास यहां से क्या रिलीज होगा? टिश्यू फैक्टर। तो अगर टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा तो वो हमारे पास फर्दर कोएगुलेशन को एक्टिवेट कर देगा। ब्लड स्टेसिस, तो ब्लड स्टेसिस हमारे पास जैसे ब्लड नॉर्मली क्या होता है कि फ्लो कर रहा होता है, अगर फ्लो जो होगा वो प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब कि ब्लड रुकेगा, तो हमारे पास जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, क्लोटिंग फैक्टर जो हैं उनको एक्टिवेशन के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रोवाइड होगा, और इस वजह से ब्लड स्टेसिस जो होगा वो कोagulation को इन्हांस कर देता है। हाइपर कोएगुलेबिलिटी बहुत सी ऐसी कंडीशन है कि जिसकी वजह से हमारे पास क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जितनी भी मैंने रीज़न लिखी है, हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव है, स्मोकिंग है, प्रेगनेंसी, मलिग्नेंसी, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम, फर्दर कुछ और भी हैं जैसे कि हमारे पास
नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट काज हो सकती है होमोसिस्टीन यूरिया, ठीक है। तो ये सारी काजेज हैं। इन काजेज के अलावा कुछ हमारे पास इनहेरिटेड काजेज होती हैं। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया, थ्रोम्बोफीलिया, ठीक है। तो इनको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने जो आज डिस्कस करना है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे पास है एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम। तो इसको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद हम फर्दर आगे चलेंगे। एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम, इसकी पैथोजेनेसिस के साथ देखते हैं कि ये क्या क्या हमारे पास करवा सकता है। एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली हमारे पास एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं एसएलई, सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। तो ये हमारे पास सेकेंडरी, मतलब कि सेकेंडरी होगा एसएलई के बाद। एसएलई था किसी बंदे को, तो एसएलई के बाद एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो गया। या हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट एसएलई किसी बंदे को एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो सकता है। अब इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी ना, किस तरह से ये पेशेंट जो होगा वो प्रेजेंट करेगा, तो इस बंदे की ये जो नॉर्मली ज्यादातर ये आपके पास जो डिजीज होती है ना, वो फीमेल्स में होती है। और आपके पास हिस्ट्री ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है जी। और फर्दर जो आपके पास मोस्ट डायग्नोस्टिक पॉइंट होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होगी इस फीमेल को, ठीक है जी, विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर। और ये आपके पास प्रोग्रेसिव 3 टाइम हिस्ट्री होगी उस फीमेल की। पहली बात कि आपके पास उस फीमेल की आपके पास क्लॉट की हिस्ट्री होगी कि उसकी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन होती रहती है। फर्दर आपके पास उसको एबॉर्शन हो चुकी होगी 3 दफा, उसकी लाइफ में 3 दफा अबॉर्शन हो चुकी होगी, ठीक है। और जो आपके पास ड्यूरेशन होगा अबॉर्शन का, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही अबॉर्शन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें होता कुछ इस तरह से है कि हम बेसिक पे दोबारा जाते हैं कि हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है ना, एक आपके पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है और एक आपके पास होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर डिपेंड कर रहा होता है, सबसे पहले 12 जो होता है वो 12A में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और 12A आपके पास क्या करवाता है, 11 को 11A में कन्वर्ट कर देता है। और 11A जो हमारे पास होता है वो क्या करता है, वो आपके पास फैक्टर 9 को 9A में कन्वर्ट करता है। और फिर 9A जो होता है वो आपके पास फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है, ठीक है। फैक्टर 10 को 10A में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये जो हमारे पास 9 होता है वो अकेला इसको एक्टिवेट नहीं कर सकता, बल्कि इसको क्या चाहिए होता है, फैक्टर 8 चाहिए होता है, ठीक है। फैक्टर 8 आएगा, एक्सक्यूज मी, फैक्टर 8 आएगा और इस 9A को आके एड करेगा, मदद करेगा, ठीक हो गया। यहां पे एक और बात है कि सिर्फ हमारे पास फैक्टर 8 नहीं चाहिए होता है, बल्कि 9A को एक और भी हमारे पास को फैक्टर चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड, ठीक है। तो अगर फोस्फोलिपिड हमारे पास, ये फोस्फोलिपिड किधर से आती है, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल का जो मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन से हमारे पास फोस्फोलिपिड आता है। और ये फोस्फोलिपिड जो होता है वो एज अ को फैक्टर के तौर पे काम करता है, फैक्टर 9A की मदद करता है किस चीज के लिए, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए। तो जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है ना, तो उसके बाद फैक्टर 10 आपके पास क्या करता है, फैक्टर 2 को कन्वर्ट करता है 2A में। और 2 क्या होता है, ये आपके पास प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है। और ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो गया जी थ्रोम्बिन में। और फिर फर्दर हमारे पास ये जो थ्रोम्बिन था, ये जो 2A फैक्टर था, वो कन्वर्ट करता है फैक्टर 1 को फैक्टर 1A में। और फैक्टर 1 क्या होता है आपके पास, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया
फाइब्रिन में, ठीक है। तो ये आपके पास पाथवे है जिसके नतीजे में हमारे पास कोagulation क्लॉट बनता है, और यहाँ पे आपके पास जो फाइब्रिन है वो मैश नेटवर्क सा बना देती है, क्लॉट बनाने में मदद करती है, और इसको एड करता है एक और फैक्टर जिसको हमने कहा था कल 13A फैक्टर, तो वो आपके पास फर्दर इस फाइब्रिन को और ज्यादा डेंस करता है। अब जो बात हमने समझनी है, हमें ये चाहिए फॉस्फोलिपिड, ठीक, सॉरी, इधर ये हम ये बात करें। अच्छा जी, हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें ये फॉस्फोलिपिड चाहिए। अब इसमें होता कुछ इस तरह से है कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो होता है ना, हमारे पास ऐसी फीमेल में ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है, और ऑटो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इस फॉस्फोलिपिड को आके एक्टिवेट कर देंगी, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो जब इसकी एक्टिवेशन हो जाएगी तो ये सारे का सारा जो आपके पास इंट्रिंसिक पाथवे वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्लॉट बन जाएगा। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर में सिर्फ ये होता है कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 जो होता है ना, वो 7A में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ही इसको चाहिए होता है टिश्यू फैक्टर, और टिश्यू फैक्टर 7A को 7 को 7A में कन्वर्ट कर देता है, 7A डायरेक्टली हमारे पास इन्वॉल्व हो जाता है कॉमन पाथवे में, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड जो था वो मेन चाहिए हमें कॉमन पाथवे की एक्टिवेशन के लिए। अब इस बंदे में एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि इस फॉस्फोलिपिड को एक्टिवेट कर देती हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब हम फर्दर बात करते हैं कि अगर ये एंटीबॉडी बना दी तो एंटीबॉडी ने एक्सेलरेटर का काम किया, जैसे हमारे पास थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी बन रही थी ग्रेव डिजीज में, सेम वही काम करती हैं। अब हमारे पास ये जो एंटीबॉडी होती हैं इनको हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं। तो एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम वाले पेशेंट में सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनेगी उसको हम कहेंगे एंटी कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, एक ये एंटीबॉडी पाई जाती है। फर्दर हमारे पास होती है ल्यूपस एंटी कोएगुलेंट एंटीबॉडी, ठीक है। और थर्ड एंटीबॉडी होती है हमारे पास एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है जी। अब यहां से जो नेक्स्ट हमने बात करनी है ना वो ये है कि हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। अगर किसी बंदे की प्रेजेंटेशन तो ये आ गई, लेकिन फर्दर हमने उसको डिफरेंशिएट भी तो करना है ना बाकियों से। मेडिसिन का पार्ट शुरू हो गया हमारे पास। तो इसमें ये होगा कि ये जो बंदा प्रेजेंट करेगा ना, वो तो हमारे पास हमने बात की कि या तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पहले कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको शुरू में बता दी है टॉपिक की, या हमारे पास क्या होगा कि फीटल एबॉर्शन हो जाएगी बार बार। अब इस बंदे में ये जो एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी होती है ना, इसके रिस्पॉन्स में हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एलाइजा टेस्ट, ठीक है। और एलाइजा टेस्ट में हमारे पास ये जो एंटीबॉडी है ना वो डायग्नोज हो जाती है, और इस टेस्ट को हम कहते हैं जो कि कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी को डायग्नोज कर लेता है, मतलब कि इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये आपके पास टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं VDRL, ठीक है। सेम हमारे पास जो एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन होती है ना, इसको भी अलाइजा टेस्ट से डायग्नोज कर लिया जाता है। ये दोनों हमारे पास एंटीबॉडी अलाइजा टेस्ट से डायग्नोज कर ली जाती हैं, ठीक है। अब अगर एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो आपके पास जो टेस्ट VDRL टेस्ट जो होगा ये आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ये जो टेस्ट होता है ये आपके पास फॉल्स पॉजिटिव होता है। ये एमसीक्यूज आएगा, आपको बड़ी दफा एमसीक्यूज आएगा। एनआरई का बहुत ही हाई यील्ड ये एमसीक्यूज है कि वो बार बार पूछेंगे कि अगर आपके पास एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो आपके पास ये जो टेस्ट होता है ये आपके पास स्पेसिफिक होता है या नॉन स्पेसिफिक। ये हमेशा नॉन स्पेसिफिक होगा, क्योंकि सेम एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी हमारे पास सिफिलिस में भी प्रेजेंट होती हैं। सिफिलिस जो हमारे पास डिजीज है ना, ठीक है जी, ट्रेपिनोमा पैलेडियम जो आपके पास बैक्टीरिया होता है वो आपके पास करवाता है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास और भी हाँ डिजीजेज हैं जिसमें ये पॉजिटिव आता है, ठीक है, ये जो टेस्ट होता है। तो इसके बिना पे आपने ये नहीं कहना कि ये इस बंदे को एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, ठीक है। फर्दर हमारे पास एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन ये भी अलाइजा टेस्ट से डायग्नोज हो जाती हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना इसका जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि अगर ये हाइपर कोएगुलेबिलिटी करवाता है कि बॉडी में कोएगुलेशन को इन्हांस करता है, लेकिन इसके नतीजे में भी आपके पास जो पीटीटी होता है ना वो आपके पास इंक्रीज होता है। व्हाई, हाउ इट कैन इंक्रीज, मतलब
पीटीटी हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए, जिसको हम बोलते हैं पीटीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन तो नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है 30 सेकेंड। ठीक है, तो अगर ये 30 से ज्यादा है तो इसका मतलब है एबनॉर्मल पीटीटी है, कि नॉर्मल टाइम में वो आपके पास क्लॉट नहीं बना रहा। अगर ये नॉर्मल टाइम में अगर ऐसे पेशेंट में पीटीटी इंक्रीज है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो बंदा है वो हाइपर कोएगुलेबिलिटी का है। तो इसमें तो ब्लीडिंग होनी नहीं चाहिए, मतलब कि हमने एक टेस्ट परफॉर्म किया, इस बंदे का ब्लड लिया और ब्लड लेके हमने बाहर से उसमें नेगेटिवली चार्ज सिलिका को ऐड किया। दोबारा से इस बात को मैं बता देता हूं, कल शायद आप लोग नहीं थे, कि हमारे पास जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं पीटीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, कि क्या बंदे के अंदर जो कोआगुलेशन फैक्टर हैं वो नॉर्मली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ब्लड लेके, ये सैंपल लिया हमने ब्लड का, ठीक है, इसमें ब्लड है और क्लोटिंग फैक्टर सारा कुछ प्रेजेंट है, तो इसमें हम नेगेटिवली चार्ज सिलिका को ऐड कर देते हैं, सिलिका। तो जब हमने ऐड किया तो इसके नतीजे में होगा कुछ इस तरह से कि ये जो आपके पास ब्लड है ना, ये कोआगुलेशन हो जाएगी, इसके कोआगुलेशन हो जाएगी। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 30 से कम, लेस देन 30। तो अगर हमारे पास मोर देन 30 आ रहा है तो ये क्या काज है, तो लेकिन हमने ये कहा कि इसमें तो कोagulability हो जाती है, ये इस वजह से होता है कि ये आपके पास एक्स वीवो, कि ऐसी जो फीमेल होगी जब हम उसका सीरम लेके, एक्स वीवो मतलब के आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें पीटीटी इनहांस मिलता है। लेकिन अपोजिट कि हमारे पास लिए जो फीमेल होगी उसकी बॉडी में कोगुलेबिलिटी हो रही होती है, उसकी बॉडी में ऐसा नहीं होता। एक्स वीवो पे हमें पीटीटी, डायग्नोस्टिक टेस्ट पे पीटीटी हमें ज्यादा मिलता है। और एमसीक्यूज में पता क्या होता है कि वो कहते हैं कि हमारे पास पीटीटी इंक्रीज है, पीटी नॉर्मल है और ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल है। ठीक है, और ये जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री दे देंगे तो आपको बताएं, पूछेंगे कि ये कौन सा सिंड्रोम है, तो ये इस वजह से आपके पास एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है, इसकी मेन रीजन ये है। और होता क्यों, कोआगुलेशन क्यों होती है, क्योंकि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी है जो कि फॉस्फोलिपिड को एक्टिवेट कर रही है। ठीक है, यहां तक बात होगी। अब हम बात करते हैं कि वाई पीटीटी इंक्रीज। तो हमारे पास पीटीटी इंक्रीज इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास ल्यूपस एंटीकोआगुलेंट एंटीबॉडी, ये जो मैंने बात की थी कि ये ल्यूपस एंटीकोआगुलेंट, ये जो एंटीबॉडी होती है ना, ये क्या करती हैं कि हम एक और सैंपल लेते हैं, यहां पे हमने एक सैंपल लिया, ठीक है, और सैंपल लेके ये हमारे पास एंटी ल्यूपस एंटीकोआगुलेंट, ये जो ट्राई है ना, ये ल्यूपस एंटीकोआगुलेंट एंटीबॉडी है, और ये आपके पास क्या है, ये हमने कह दिया कि ये पेशेंट का सीरम है। ठीक है, तो ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं और इनका मेन काम पता क्या है, ये आपके पास इंटरफेयर करते हैं कोएगुलेशन फैक्टर के साथ, और कोएगुलेशन फैक्टर के साथ इंटरफेयर करने के नतीजे में पता क्या करेंगे कि क्लॉट नहीं बनने देते, सिर्फ ये काम करते हैं। अब इसको बाकियों से डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि हमने एक और बंदे का, ये आपके पास था पेशेंट पी और ये नॉर्मल बंदा है, हमने इसका ब्लड लिया तो इसके ब्लड में हमारे पास क्या है, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट तो नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, इन दोनों के ब्लड को आपस में मैच कर दिया। जब मैच किया तो मैच करने के बाद हमने चेक किया तो फर्दर हमारे पास वही कंडीशन मिली जो पहले मिल रही थी, कि ये जो पेशेंट होगा वो भी हमारे पास इंक्रीज पीटीटी के साथ मिलेगा। क्यों मिलेगा इंक्रीज पीटीटी के साथ, क्योंकि अब ये जो एंटी कोआगुलेंट ल्यूपस के जो आपके पास एंटीबॉडी है वो इसके ब्लड को भी जाके डैमेज करेंगी। अब सेम हमने क्या करना है कि ये टेस्ट को परफॉर्म करना है अदर डिजीज के साथ, जैसे कि हम कोई भी डिजीज के साथ इसको कंपेयर करते हैं कि जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया हीमोफीलिया हमारे पास ऐसी डिजीज होती है कि जिसमें आपके पास जो कोआगुलेशन फैक्टर 8 होता है ना, उसकी डेफिशिएंसी होती है। अगर कोआगुलेशन फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है तो अब हमने क्या किया कि हमने पेशेंट का सैंपल लिया, ठीक है, ये पेशेंट है, ठीक है, और इसकी जो ब्लड है, सीरम है, उसमें आपके पास ब्लड सेल्स हैं, कोआगुलेशन फैक्टर भी हैं, लेकिन किसकी डेफिशिएंसी है,
फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, ठीक हो गया। तो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखें कि फैक्टर 8 जो है वो इन्वॉल्व है इंट्रिंसिक फैक्टर में, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास पीटीटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज होगा, जाहिर बात है 8 इन्वॉल्व है, अगर फैक्टर नहीं है तो कैसे आपके पास कोagulation होगी, तो इसी वजह से पीटीटी तो इंक्रीज है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया, अगर पीटीटी इंक्रीज था, अब हमने इस सीरम को, हीमोफीलिया वाले बंदे के सीरम को नॉर्मल सीरम के साथ ऐड किया जिसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी नहीं है। ये जो आपके पास सैलम सीरम है ना, इसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी नहीं है। तो जब हमने इन दोनों को मिक्सअप किया तो नेक्स्ट आपके पास पीटीटी की डेफिशिएंसी, जो आपके पास एबनॉर्मल पीटीटी था वो नहीं होगा, ठीक है। तो एंटी फोस्फोलिपिड आपके पास जो सिंड्रोम होता है उसमें पीटीटी क्यों इनहांस मिलता है, क्योंकि उसकी बॉडी में ल्यूपस एंटीकोगुलेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं, और ये आपके पास जो काम होता है वो एक्स वीवो ही होता है। आपके पास बॉडी में तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी ही की कंडीशन होती है, ठीक हो गया, यहां तक बात होगी। नेक्स्ट बात हमारे पास इसके रिलेटेड, इसको हमने मेनली डिस्कस कर लिया है। सिफिलिस के बारे में मैं बता देता हूं कि हमारे पास इसको डायग्नोज करने के लिए फर्दर जो कि आपके पास VDRL टेस्ट जो होता है, तो वो तो आपके पास फाल्स होता है ना, तो इसको फर्दर हम डायग्नोज करते हैं, ठीक है। फ्लोरिसेंट ट्रेपिनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन, ABS FTA, ठीक है जी। फ्लोरिसेंट ट्रेपिनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, FTA ABS टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो कि आपके पास स्पेसिफिक टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए। ये तो आपके पास VDRL एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी तो होंगी, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो स्पेसिफिक ट्रेपिनोमल, जो आपके पास ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ट्रेपिनोमा पैलिडम बैक्टीरिया जो सिफिलिस करवाता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी होती है, और ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये भी MCQs आ सकता है कि डायग्नोस्टिक, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द सिफिलिस, तो FTA ABS टेस्ट होता है। ओके हो गया जी, यहां तक बात हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पहले मैंने काजेज लिखी थी उनको फर्दर हम एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास थी पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव हमारे पास वही विर्चू ट्राइएड की कंडीशन जो होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है कि हमारे पास क्या होगा कि एंडोथीलियल डैमेज हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके अलावा ब्लड पुलिंग स्टेसिस हो जाएगी, ब्लड स्टेसिस होगा, क्योंकि अगर कोई पेशेंट जो है उसकी ऑपरेट हुआ है तो ऑपरेट के बाद वो क्या होगा कि वो आपके पास बेड टाइम इंक्रीज हो जाएगा उसका, जाहिर बात है वो भाग तो नहीं सकता ना। तो ब्लड स्टेसिस और एंडोथीलियल डैमेज होने की वजह से यहां से टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा, जो कि टिश्यू फैक्टर क्या करता है, टिश्यू फैक्टर आपके पास जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है उसको एक्टिवेट कर देता है। तो ये आपके पास बात है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क क्यों इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास मलिग्नेंसी। मलिग्नेंसी तो मलिग्नेंसी में हमारे पास दो मेन काजेज हैं। कुछ कैंसर सेल्स जो होते हैं ना वो टिश्यू फैक्टर रिलीज करते हैं, ठीक है। टिश्यू फैक्टर जो होगा वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एक्टिवेट करता है। और दूसरी मेन रीजन ये है कि कुछ आपके पास एडिनोकार्सिनोमा जो होते हैं ना, एडिनोकार्सिनोमास हमारे पास वो कैंसर होते हैं जो कि ग्लैंडुलर ओरिजिन होता है, जो कि ग्लैंडुलर सेल से बनते हैं। तो ये क्या रिलीज करते हैं, ये म्यूकन। तो म्यूकन जो होता है वो भी आपके पास क्या करता है, ये भी कोएगुलेबिलिटी काज करवा सकता है, कोएगुलेबिलिटी, ठीक है, इन नेचर में होता है। नेक्स्ट हमारे पास मलिग्नेंसी के बाद हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी में बॉडी पता क्या करती है, बॉडी कहती है कि जब हम इस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, तो ज्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए, तो इस कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए कि ब्लीडिंग को कम करूं मैं ना, डिलीवरी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होगी, तो इस वजह से जो कोआगुलेशन आपके पास फैक्टर्स है ना, मोस्ट कॉमनली फाइब्रिनोजेन को आपके पास इनहांस कर देती है, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। और फर्दर सिर्फ फाइब्रिनोजेन को इनहांस नहीं करती, इसके अलावा हमारे पास क्या करवाती है कि प्रोटीन एस जो होती है, प्रोटीन एस आपके पास एंटी कोआगुलेंट, इसको कम कर देती है, ठीक है जी। प्रोटीन एस हमारे पास एंटी कोआगुलेंट है, एंटी कोएगुलेंट, ठीक है, तो इसको डिक्रीज कर देगी।
इसका मैं काम आगे बताता हूँ आपको कि प्रोटीन एस किस तरह से वर्क करती है। फाइब्रिनोजेन जो आपके पास होती है, फाइब्रिनोजेन सोलेबल फॉर्म में होती है, और इसको जब इनसोलेबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये आपके पास क्या करवा देती है, ये क्लॉट बना देती है। तो फाइब्रिनोजेन भी प्रेगनेंसी में इनहांस हो जाएगी, और प्रोटीन एस जो एंटी कोआगुलेंट प्रोटीन जो है वो आपके पास कम हो जाएगी। ठीक है, प्रेगनेंसी की बात होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है कि जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन से हमारे पास मोस्ट कॉमनली सिंपल अगर हम बात करें तो प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया मोर देन 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन जो होती है ना, क्योंकि पोडोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं जिसके नतीजे में आपके पास प्रोटीन जो होती हैं वो फिल्टर होना शुरू हो जाती हैं और यूरिन में जाना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपके पास प्रोटीन जो है वो यूरिन में जा रही हैं, प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो मोस्ट कॉमन जो आपके पास प्रोटीन होती है ना, जो कि आपके पास कोआगुलेशन को रोकती है, एंटी कोआगुलेंट प्रोटीन कौन सी होती है, जिसका नाम है एंटी थ्रोम्बिन 3। एंटी थ्रोम्बिन 3। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन हो गई है अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से कि सारी की सारी एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है वो यूरिन में चली गई है, तो इसका काम क्या होता है कि ये आपके पास कोआगुलेशन को रेजिस्ट करती है, कोआगुलेशन को रोकती है। तो मैंने क्रॉस बना दिया, मेन इस तरह रोकती है कि ये जो मैंने ऊपर आपके पास ये फैक्टर बनाया ना, ये सारा बनाया, तो आपके पास मोस्ट कॉमनली एंटी थ्रोम्बिन 3 यहां पे आके एक्ट करती है। एंटी थ्रोम्बिन का क्या काम होता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 आपके पास इस फैक्टर को आके इनहिबिट कर देती है, फैक्टर 2 को। तो जब इसको बंद कर देगी तो नेक्स्ट आपके पास फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये मेन काम होता है। तो अगर ये भी एक्सक्रीट हो रही है यूरिन में तो कोआगुलेशन को रोकने वाला कोई नहीं है, तो हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट हो जाएगी। होमोसिस्टीन यूरिया, होमोसिस्टीन यूरिया, ठीक है, ये जो कंडीशन होती है ना, होमोसिस्टीन अगर बॉडी में इनहांस हो गया तो इस कंडीशन में हो जाएगा। आपके पास इसका पाथवे होता है कि आपके पास जो होमोसिस्टीन है, होमोसिस्टीन कन्वर्ट होती है आपके पास सिस्टाथायोन, और सिस्टाथायोन कन्वर्ट होगा सिस्टीन में। ठीक है, और ये होमोसिस्टीन आपके पास फर्दर कन्वर्ट होती है मैथ्योनीन में, मैथ्योनीन में। ठीक है, और मैथ्योनीन फिर फर्दर आपके पास दोबारा से एक मॉलिक्यूल सैम आपके पास ये मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसके नतीजे में आपके पास क्या होगा कि मिथाइल ग्रुप की जो होती है, इस मिथाइल ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है, दोबारा से मैथ्योनीन दोबारा से होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो सारा काम होता है ना, होमोसिस्टीन अगर हमारे पास ये देखें कि दो पाथवेज में जा रहा है, एक तो आपके पास होमोसिस्टीन जो है वो सिस्टाथायोन की तरफ जा रहा है, और एक होमोसिस्टीन जो है वो मैथ्योनीन की तरफ जा रहा है। अगर दोनों में से कोई एक पाथवे भी रुक गया तो होमोसिस्टीन जो होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर होमोसिस्टीन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो ये आपके पास हाइपर कोएगुलेबिलिटी काज करवा देगा, हाइपर कोएगुलेबिलिटी काज करवा देगा। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से काज करवा सकता है। यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टाथायोन सिंथेज, सिस्टाथायोन सिंथेज एंजाइम होता है। ठीक है, जो कि होमोसिस्टीन को सिस्टाथायोन में कन्वर्ट करता है, और इसको क्या चाहिए होता है, इसको चाहिए होता है विटामिन B6। फर्दर होमोसिस्टीन जो है वो मैथ्योनीन में कन्वर्ट होता है, होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो कि इसको कन्वर्ट करता है, मिथाइल ट्रांसफरेज। और यहाँ पे कुछ इस तरह से काम होता है कि N5 टेट्रा हाइड्रोफोलेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टेट्रा हाइड्रोफोलेट में, और यहाँ पे एक विटामिन काम करता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन B12। ठीक है, तो ये आपके पास जो एंजाइम है वो कौन सा है, होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज, और ये कौन सा एंजाइम है, सिस्टाथायोन सिंथेज। अगर दोनों में से किसी की भी डेफिशिएंसी होगी, अगर ये कम हो गया तो जाहिर बात है ये फर्दर प्रोसेस नहीं आगे चलेगा, होमोसिस्टीन बनना शुरू हो जाएगा। और आपके पास सेम
अगर होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो ये आपके पास जो प्रोसेस है वो नहीं चलेगा और ये मैथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं होगा। फर्दर ये दो एंजाइम भी इन्वॉल्व हैं और इसके साथ साथ आपके पास विटामिन B6 और विटामिन B12, अगर इन दोनों की भी डेफिशिएंसी है तो ये भी आपके पास होमोसिस्टीन को इंक्रीज करवा देंगे, क्योंकि ये इस स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके पास अगर होमोसिस्टीन बॉडी में ज्यादा हो रहा है तो ये भी आपके पास थ्रोम्बस काज करवा देगा, थ्रोम्बस काज करवा देगा। सिर्फ थ्रोम्बस काज नहीं करवाता बल्कि आपके पास ओस्टियोपोरोसिस होमोसिस्टिन यूरिया में, ओस्टियोपोरोसिस ये आपके पास बायोकेम का कंसेप्ट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है जी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी इस पेशेंट को। और फर्दर आपके पास क्या होगा कि लेंस सबलक्सेशन, कि लेंस जो होगा इस पेशेंट का वो डिसलोकेट होगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड आपके पास इसका जो लेंस होगा वो डिसलोकेट होगा, क्योंकि ये सेम कंडीशन आपके पास ओस्टियोपोरोसिस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो नहीं मिलती, लेकिन आपके पास थ्रोम्बोसिस ओस्टियोपोरोसिस लेंस सबलक्सेशन, उसके अलावा मार्फिनाइड हैबिटस ये आपके पास मार्फन सिंड्रोम में मिलता है। और उसमें फर्क ये होता है कि मार्फन सिंड्रोम में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं मिलती, प्लस लेंस सबलक्सेशन जो होगी वो डाउनवर्ड नहीं होगी बल्कि अपवर्ड होगी। तो ये उसका डिफरेंशियल पॉइंट है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मार्फिनॉइड हैबिटस हमने एक और डिजीज में देखा था, किसमें देखा था, मैन 2B, आपके पास जो जो ये ट्यूमर होते हैं ना एंडोक्राइन के, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म, उसमें भी आपके पास मार्फिनॉइड हैबिटस मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब कौन सी काज रह गई है, स्मोकिंग भी जो है वो भी इसको इन्हांस करती है। अगर कोई पेशेंट जो है, सॉरी पेशेंट नहीं, अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग, तो स्मोकिंग जो है वो भी रिस्क इंक्रीज कर देती है। आपके पास फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट कर देती है और ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। स्मोकिंग के आपके पास कुछ कार्सिनोजेनिक मटेरियल हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आखिरी बात ये रहेगी कि अगर कोई ओसीपीज ले रही है, ओसीपीज ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो भी आपके पास क्या करवा देती हैं कि कोआगुलेशन फैक्टर को इन्हांस करवा देती हैं, कोआगुलेशन फैक्टर जो हैं उनकी एक्टिविटी को इन्हांस करवा देती हैं। तो ओसीपीज, तो कितनी काजेज हमने देखी, दोबारा से मैंने इकट्ठी लिख दी थी, तो विद रीजन हमने अलग-अलग बाद में बयान किया है कि पोस्ट ऑपरेटिव आपके पास ब्लड पूलिंग, स्मोकिंग, प्रेगनेंसी, मलिग्नेंसी, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और होमोसिस्टिन यूरिया प्लस ओसीपीज, ठीक है। तो ये सारी की सारी विद रीजन जैसे मैंने आपको बताया, आपको इसी तरह से पता होना चाहिए, और इसमें से कोई भी आपको एग्जाम में कभी भी किसी के साथ भी रिलेट होके आ सकता है। अब हमारे पास इनहेरिटेड जो हैं वो आपके पास दो तीन है, जल्दी जल्दी से उनको डिस्कस कर लेते हैं। इनहेरिटेड में आपके पास सबसे पहले होगी प्रोटीन C और S डेफिशिएंसी, इन दोनों की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है जी। या आपके पास ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आपके पास जो एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी ये काज हो सकती है। उसके अलावा आपके पास कंडीशन हो सकती है फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन, फैक्टर 5 म्यूटेशन, ठीक है। और फर्दर हमारे पास हो सकता है कि थ्रोम्बिन जीन, थ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन, ठीक है। अच्छा, अब ना प्रोटीन C और S को सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। आपके पास एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी, फैक्टर 5 म्यूटेशन और थ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन, इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे एक पाथवे बनाया ना, इंट्रिंसिक पाथवे, दोबारा से इसको देखते हैं कि ये देखें आपके पास 12, 11, 9, 10 और 2A। यहाँ पे आपके पास 10 को एक, जैसे कि आपके पास 9 को को फैक्टर चाहिए होता है ना फॉस्फोलिपिड और 8A, इसी तरह से 10 को फैक्टर चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं 5A। तो 5A आपके पास क्या है, कोआगुलेशन फैक्टर है जो कि एज अ को फैक्टर के तौर पे काम करता है और इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। एक ये आपके पास एडिशनल बात होगी। दूसरी ये बात है कि आपके पास प्रोथ्रोम्बिन, ये जो आपके पास प्रोथ्रोम्बिन है ना, ये प्रोथ्रोम्बिन बाद में थ्रोम्बिन में बदलता है। तो डिजीजेस को दोबारा से मैं आपको एक दफा रिवाइज करा देता हूं। तो आपके ये प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन फैक्टर 5। तो फैक्टर 5 का आपको पता चल गया कि किधर लगता है,
प्रोथ्रोम्बिन का पता चल गया कि कहाँ होता है, ठीक है। और एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी, तो ये भी बात हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले दो फैक्टर 5 और प्रोथ्रोम्बिन की बात कर रहे हैं। अगर किसी बंदे की बॉडी में म्यूटेशन है, ठीक है, म्यूटेशन क्या हुई है कि स्पेसिफिक आपके पास ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बन रही थी इसकी म्यूटेशन है, और ये आपके पास ओवर बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गई है। प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2, दूसरा नाम इसका फैक्टर 2 है। तो अगर ओवर प्रोडक्शन हो रही है, ओवर एक्टिवेशन हो रही है, तो इसके नतीजे में हाइपर कोagulability हो जाएगी। एक ये बात होगी। दूसरी बात, हमारे पास अगर बॉडी में एंटी थ्रोम्बिन की डेफिशिएंसी है, एंटी थ्रोम्बिन की अगर डेफिशिएंसी है, तो ये आपके पास क्या करवाएगी, क्योंकि ये कोagulation को रोकती है। अगर अब ये ही कम है बॉडी में, तो कोagulation को रोकने वाला कोई है नहीं है। तो अगर नहीं है तो आपके पास क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा कोagulability होगी। लेकिन यहाँ पे जो एमसीक्यूज के रेलिवेंट क्वेश्चन ये है कि जो आपके पास ड्रग होती है ना हेपरीन, कल हम पढ़ेंगे फार्मा, तो हेपरिन क्या करती है, हेपरिन डायरेक्ट नहीं करती, हेपरिन इसको एक्टिवेट करती है आगे, ठीक है। तो हेपरिन इसको एक्टिवेट करती है और आगे ये क्या करती है, ये रोकती है। अगर किसी बंदे की बॉडी में एंटी थ्रोम्बिन की डेफिशिएंसी है, तो अगर उसको हेपरिन हम देंगे, तो हेपरिन देने की वजह से क्या उसका पीटीटी इंक्रीज होगा या नहीं होगा? पीटीटी पे कोई इफेक्ट आएगा? नो, नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। दोबारा से मैं बात बताता हूं कि आपके पास जो एंटी थ्रोम्बिन थी ना, एंटी थ्रोम्बिन कोagulation को रोकती थी, ठीक है, ये इसका नॉर्मल काम था कि कोagulation को रोकती थी। अगर कोagulation को रोकती थी तो ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो पीटीटी जो था वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। एंटी थ्रोम्बिन जो थी वो पीटीटी को इंक्रीज करती थी। अब एंटी थ्रोम्बिन ही नहीं है, अगर एंटी थ्रोम्बिन नहीं है तो हमारे पास पीटीटी क्या इंक्रीज होगा? नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि पीटीटी जो होगा वो आपके पास नॉर्मल ही रहेगा, मतलब कि डिक्रीज ही होगा। मतलब नॉर्मल कह सकते हैं या डिक्रीज कह सकते हैं, क्योंकि कोagulation जो होगी वो बड़ी रहेगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। बुक से जब आप इसको खुद अपने अल्फाज में अपने ब्रेन में जाकर रिलेट करेंगे ना, तो फिर ये बात इजीली समझ आ जाएगी। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बात है, तो ये आप खुद जाके रिलेट कीजिएगा कि पीटीटी कब बढ़ता है और कब कम होता है, एक दफा खुद रिलेट करें इस बात को, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई हैं। अब हमारे पास प्रोटीन सी और एस का पहले पाथवे बताता हूं, फिर उसके बाद हम चलते हैं। तो प्रोटीन सी जो आपके पास होती है ना, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस हमारे पास ये आपके पास विटामिन के इसको एक्टिवेट करता है इनको। विटामिन के जो होता है ना वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन आपके पास जो प्रोटीन सी है ना, उसको फर्दर एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास इनएक्टिव प्रोटीन सी, ठीक है, और ये आपके पास फिर एक्टिव हो जाएगी एक्टिव प्रोटीन सी, एपीसी। किस तरह एक्टिवेट हुई? आपके पास प्रोटीन होती है थ्रोम्बोमोडुलिन, थ्रोम्बोमोडुलिन, ठीक है, वो इस इनएक्टिव प्रोटीन सी को एक्टिव प्रोटीन सी में कन्वर्ट कर देती है। अब एक्टिव प्रोटीन सी और प्लस हमारे पास एक और प्रोटीन होगी जो कि आपके पास है एस, और ये दोनों ही आपके पास एंटी कोagulant प्रोटीन है, एंटी कोagulant प्रोटीन है, ठीक है, मतलब कि कोagulation के अगेंस्ट हैं। और इनका काम पता क्या होता है कि हमारे पास अगर एक्टिव कौन कौन सा, फैक्टर 5 और फैक्टर 8, अगर ये दोनों एक्टिव है ना, तो इन दोनों को कर देगी इनएक्टिव। अगर फैक्टर 5 और फैक्टर 8 दोनों को कर दिया इन्होंने इनएक्टिव, तो क्या कोagulation होगी? नहीं होगी। तो ये इसका पाथवे होता है। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं बात कि प्रोटीन सी और प्रोटीन एस हमारे पास क्या होती हैं कि इन दोनों को कॉम्बिनेशन में बॉडी यूज करती है। दोनों का कॉम्बिनेशन में काम ये होता है कि ये फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को इनएक्टिवेट कर देते हैं, और दोनों आपके पास जो फैक्टर होते हैं वो कोagulation में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर इनकी डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइपर कोagulation स्टेट हो जाएगी, हाइपर कोagulability हो जाएगी, क्योंकि ये एक्टिवेट रह जाएंगे। जब जब हमारे पास ये इनकी जरूरत नहीं होती, तो फौरी तौर पे इनको शट डाउन किया जाता है। तो ये भी आपके पास हाइपर कोagulability की काज करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर ऐसा पेशेंट है जिसमें प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो ये जो बंदा होगा अगर वो वारफरीन लेगा, वारफरीन लेगा तो उसको नेक्रोसिस हो जाएगी, स्किन नेक्रोसिस, ठीक है। तो आप अभी यहीं तक समझ लें
कल वाले लेक्चर में मैं बड़ी डिटेल में ये बात बताऊंगा, क्योंकि ये जो बात है वो इतनी आसान नहीं है, मतलब आपको समझ नहीं आएगी अभी। क्योंकि इनके हाफ लाइफ का मतलब कि होता है, सारा कॉन्सेप्ट है कि कुछ आपके पास जो फैक्टर हैं उनकी हाफ लाइफ कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। तो कुछ एंटी कोआगुलेंट है, कोआगुलेंट तो ये फार्मा में डिस्कस करेंगे, लेकिन बुक पे लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा जिसकी बॉडी में आपके पास प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी है, तो अगर वो बंदा वारफरिन लेगा तो उसको स्किन नेक्रोसिस मिलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर 5 म्यूटेशन। तो फैक्टर 5 म्यूटेशन में, अच्छा इसके बारे में ये है ना मिसकंसेप्शन कि ये फैक्टर 5 की अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो ये जो बंदा होगा वो आपके पास कोagulation नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि हाइपर कोagulability हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे ना एक आपके पास इमेजिनरी डायग्राम बनाता हूं, तो इसको मैंने कह दिया कि ये फैक्टर 5 है, ठीक है। और अब इसमें म्यूटेशन है कि ये जो आपके पास इसके ऊपर ये रिसेप्टर है ना, इस पे आके क्या लगनी थी, आपके पास प्रोटीन सी, ये आपके पास सी बना दिया मैंने, और दूसरी तरफ ये थोड़ा सा एस बना देता हूं, तो ये आपके पास इसमें लॉक एंड की मॉडल की तरह फिट है, ठीक है। रिसेप्टर था, अगर इसकी म्यूटेशन है, अब हम बनाते हैं इसकी म्यूटेशन। अगर आपके पास फैक्टर 5 की म्यूटेशन है, तो ये जो रिसेप्टर था ना वो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा ना प्रोटीन एस को ना प्रोटीन सी को। अगर रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो ये इनएक्टिवेट नहीं होगा, और ये आपके पास एक्टिवेट ही रह जाएगा, एक्टिवेट। और अगर ज्यादा देर तक एक्टिवेट रह गया तो आपके पास क्या करवा देगा, हाइपर कोएगुलोबिलिटी। ठीक है। जो बातें अहम है इनके साथ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं जल्दी जल्दी, एमसीक्यूज के लिहाज से जो बातें हैं कि आपके पास प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट नेक्रोसिस के साथ मिलेगा। फैक्टर 5 की म्यूटेशन है तो पेशेंट जो होगा वो आपके पास हाइपर कोएगुलेबिलिटी की स्टेट के साथ मिलेगा। और अगर किसी बंदे को, यहाँ पे हमने बात की थी, किधर गया हमारे पास, जो एंटी थ्रोम्बन 3 की हमने बात की थी, कि अगर किसी बंदे को एंटी थ्रोम्बन की डेफिशिएंसी है तो हेपारीन की वजह से उसकी बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। हेपारीन देते जाएंगे, वो बंदा रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, पीटीटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये मेन बातें हैं। अब हम आते हैं बुक पे, और बुक पे देख लेते हैं जी। जो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है ना, वो आपके पास मस्कोस्केल्टन में जिधर SLE डिजीज लिखी हुई है ना, उसके नीचे छोटा सा डब्बा बना हुआ है। बल्कि पहले वही डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इधर आते हैं, पहले उसी को देख लेते हैं यार। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा जी, एंटी फॉस्फोलिपिड, या तो आपके पास ये प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली इन SLE डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन द क्लिनिकल क्राइटेरिया इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस आर्टीरियल और वीनस, रिकरेंट अबॉर्शन अलोंग विद द लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ ल्यूपस एंटीकोगुलेंट्स, वही ल्यूपस एंटीकोगुलेंट्स जो कि हमेशा हमेशा पीटीटी को बढ़ा रही थी। ठीक है। उसके अलावा एंटी कार्डियोलिपन, एंड थर्ड मैंने बता दी थी एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये 3 एंटीबॉडीज होंगी, ये आपके पास बहुत अहम है। और इसके अलावा हमारे पास ये दोनों एलाइजा टेस्ट पे हम डायग्नोज कर लेते हैं, और आपके पास ल्यूपस एंटीकोगुलेंट को हम क्या कैसे करते हैं, पीटी टेस्ट परफॉर्म करके करते हैं। ठीक है जी। एंटी कार्डियोलिपन एंटीबॉडीज कैन काज फॉल्स पॉजिटिव VDRL RPR, ठीक है। ल्यूपस एंटीकोगुलेंट कैन काज प्रोलॉन्ग्ड पीटीटी दैट इज नॉट कोरेक्टेड बाय एडिशन ऑफ द नॉर्मल प्लेटलेट फ्री प्लाज्मा। तो ये सारी बातें हमने डिटेल में की हैं। सिस्टमैटिक एंटीकोagulation जो है हम इसकी ट्रीटमेंट के तौर पे काम करेंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास ये बात हमने डिस्कस कर ली है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बाकी जो जितने भी फैक्टर हैं ना वो आपके पास ऐसे ही मैंने आपको बताए हैं, वो बुक पे कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट उसका रिप्रोडक्टिव में है, कुछ आपके पास होगा रीनल में है, कुछ आपके पास उसका पार्ट जो होगा वो आपके पास CVS में। तो वो बाकी जो फैक्टर है ना वो सारे हमने उसके साथ रिलेट किए हैं। तो ये वॉस्ट टॉपिक था थोड़ा। हमने जाना है हीमाटोलॉजी की तरफ, तो हीमाटोलॉजी हमारे पास ये आ गई है। ये आप लोग देख सकते हैं जी, एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी,
एंटीथ्रोम्बिन हैज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द पीटी, पीटीटी और थ्रोम्बिन टाइम बट डाइमिनिश द इंसिडेंस इन पीटीटी फॉलोइंग स्टैंडर्ड हेपारिन डोजिंग। कि अगर हम हेपारिन डोजिंग देंगे तो ये आपके पास पीटीटी को, वो उसके इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देगी, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैन आल्सो बी एक्वायर्ड रीनल फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एंटीथ्रोम्बिन लॉस इन द यूरिन, डिक्रीज इनहिबिशन ऑफ फैक्टर 2 एंड फैक्टर 10। तो ये दोनों को इनहिबिट करती है, तो जब निकल जाएगी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैंने बता दी है। फैक्टर 5 म्यूटेशन फैक्टर 5 गुआनिन जो होगा वो एडिनिन के साथ आपके पास पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगी उसकी सिंगल अमाइनो एसिड की वजह से, जिसके नतीजे में क्या होगा जी, ये आपके पास म्यूटेशन जो एग्जैक्ट पॉइंट है ARG50GLN म्यूटेशन नियर द क्लीवेज साइट दैट इज रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन बाय एक्टिवेटेड प्रोटीन सी। कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड डीवीटी, सेरिब्रल वेन थ्रोम्बोसिस, रिकरेंट फेरेंजियल प्रेगनेंसी लॉस। तो वो शुरू में मैंने बता दी थी कि आपके पास या तो वेन को इन्वॉल्व कर सकती हैं या आर्टरीज को। वेन को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सबकी कॉम्प्लिकेशन यही है। या आपके पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अब इसका पता है एमसीक्यूज कैसे आएगा, इसका एमसीक्यूज ऐसे आएगा सिनेरियो में, वो ये कहेगा एक पेशेंट है जिसकी एज जो है वो आपके पास 30 है और वो नॉन स्मोकर है, ठीक है। तो अब आपने बताना है हमें कि उसको अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है तो मेन काज क्या है। स्मोकिंग मेन काज होती है मोस्ट कॉमनली, या आपके पास ऐसा होगा कि कोई पेशेंट जो होगा वो मतलब वो कहेगा ट्रक ड्राइवर है कि स्टेसिस की कंडीशन में उसकी लेग्स रहती हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास कोई भी रिलेट नहीं हो रहा, कि कोई इटियोलॉजी नहीं लग रही जिसके नतीजे में ब्लड पूलिंग, हाइपरकोगुलेबिलिटी, कोई डिजीज नहीं है, लेकिन यंग ऑनसेट है एज का, तो आपने फौरी तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लेना कि ये फैक्टर 5 की म्यूटेशन है जो कि आपके पास प्रोटीन सी नहीं लगने दे रहा, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यूज आएगा। प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी की वजह से एबिलिटी टू इनएक्टिवेट, रिस्क ऑफ वारफरिन इंड्यूस स्किन नेक्रोसिस, ये कल बताऊंगा। टुगेदर प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस कोगुलेशन, वही बातें हैं सारी। आपके पास प्रोथ्रोम्बिन जो है, अगर प्रोथ्रोम्बिन का लेवल ज्यादा है तो आपके पास इंक्रीज प्लाज्मा लेवल एंड इंक्रीज वेनस क्लोड, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो यही सारी बातें थी, ये आपने दोबारा से अच्छे से एक दफा देख लेनी है। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है